द मार्टियंस ऑफ साइंस एक ऐसी पुस्तक है जो बुद्धिमत्ता और संघर्ष की अनूठी कहानी कहती है। जब यहूदियों पर अत्याचार हुआ, ये वैज्ञानिक हंगरी छोड़कर अमेरिका आए और विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। उनकी सोच, अनुभव और ज्ञान को इस पुस्तक ने जीवंत बना दिया है। जिनमें पहले थे थियोडोर वॉन कार्मोन, आकाश का वास्तुकार। 1881 की सर्दियों में बुधपोस्ट की एक छोटी पुरानी पत्थर की इमारत में एक अद्भुत बालक जन्मा, जिसकी आंखों में मशीनों के लिए अजीब सी चमक थी। पड़ोसी कहते थे, यह बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता, उन्हें खोलता है और फिर किसी जादूगर की तरह उन्हें पहले से बेहतर बना देता है। 6 साल की उम्र में ही उसने एक ऐसी यांत्रिक पहेली हल कर दी जिसे देखने पर कॉलेज के छात्र माथा पकड़ लेते थे। युवा थियोडोर की पढ़ाई हंगरी से शुरू होकर जर्मनी के ग्योटिंगन यूनिवर्सिटी तक पहुंची। यहाँ विज्ञान का माहौल बिजली की तरह गूंजता था। वहाँ उन्होंने फेलिक्स क्लेन और लुडविग प्रिडेंटल जैसे महान दिमागों के साथ काम किया और एरोडायनेमिक्स की धुंध को गणित की तेज रोशनी से साफ किया। यह वह समय था जब उड़ान मानव के लिए नया सपना था और वान कॉर्मान उसे सिर्फ सपना नहीं बल्कि गणना में बदल रहे थे। 1930 के दशक में जब यूरोप पर नाजीवाद का काला बादल छा रहा था, उन्होंने अमेरिका का रुख किया। उनके लिए ये केवल पलायन नहीं था, ये था आकाश को नए सिरे से गढ़ने का अवसर। अमेरिका में उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कदम रखा और जल्द ही जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी जेपीएल की सह स्थापना की। इस कदम से रॉकेटों और जेट युग का जन्म हुआ। यहाँ से शुरू हुआ सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक उड़ानों का युग, जहाँ गति आवाज को मात देती थी। उनके गणितीय मॉडल और डिजाइन ने विमानों के पंखों को स्थिरता दी, जिससे युद्धकालीन और नागरिक उड्डयन दोनों में क्रांति आ गई। दूसरे विश्व युद्ध में उनके शोधों ने अमेरिकी वायुसेना को आकाश का असली मालिक बना दिया। वॉन कॉर्मोन में वैज्ञानिक का मस्तिष्क और शिल्पकार के हाथ दोनों थे। उनके लिए सिद्धांत अधूरा था जब तक वो हवा में उड़ न जाए, इंजन में गूंज न उठे और पंख आकाश को चीरते हुए दौड़ न जाएं। वे कहते थे, साइंटिस्ट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज, एनर्जी क्रिएट द वर्ल्ड दैट नेवर हैज बीन। थियोडोर वॉन कॉर्मोन ने वायु और अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़ा। उनके बिना आज का जेट युग, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष अभियान अधूरे होते। उन्होंने ये भी दिखाया कि विज्ञान जब कल्पना और साहस के साथ चलता है तो वह सभ्यता को जमीन से उठाकर सितारों तक पहुंचा सकता है। दूसरे वैज्ञानिक हैं यूजीन विग्नर, परमाणु का संगीतकार। यूजीन विग्नर का जन्म 1902 में बुधपोस्ट में हुआ। बचपन में वे शांति से बैठकर जटिल मैथमेटिकल पहेलियां हल करते थे, मानो उनके दिमाग में संख्याओं का एक अलग ही संसार बसा हो। शुरू में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन भीतर की बेचैनी उन्हें फिजिक्स की ओर खींच लाई। 1930 के दशक में नाजीवाद की लहर ने उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया, जहां उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और भौतिकी के उन रहस्यों में उतर गए जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। विग्नर की सबसे महान देन थी क्वांटम फिजिक्स में सिमेट्री का उपयोग करके परमाणु के व्यवहार को समझना। उन्होंने साबित किया कि परमाणु के ऊर्जा स्तर और उसकी विशेषताएं मैथमेटिकल सिमेट्री के नियमों से पूर्व अनुमानित की जा सकती हैं। उनके लिए भौतिकी केवल प्रयोगों और समीकरण का खेल नहीं थी, वो संगीत की तरह थी जिसमें हर नोट एक नियम का पालन करता है। विग्नर का ये काम न सिर्फ क्वांटम भौतिकी का ढांचा मजबूत करता है, बल्कि आधुनिक कण भौतिकी यानी पार्टिकल फिजिक्स के पूरे सिद्धांत को दिशा देता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विग्नर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, वो गुप्त अमेरिकी कार्यक्रम जिसने पहला परमाणु बम बनाया। उन्होंने परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन में अहम योगदान दिया। भले ही बम के प्रयोग ने उन्हें नैतिक रूप से बेचैन किया हो, लेकिन उन्होंने माना कि यह युद्ध समाप्त करने के लिए एक आवश्यक बुराई थी। बाद में उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थन किया और इंटरनेशनल कंट्रोल की वकालत भी की।
1963 में यूजीन विगनर को फिजिक्स का नोबेल प्राइज क्वांटम भौतिकी में सिमेट्री के उनके अद्वितीय उपयोग के लिए दिया गया। उनका नोबेल भाषण आज भी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है, जिसमें उन्होंने कहा, इट इज नाइस टू नो दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट टू। यूजीन विगनर ने 20वीं सदी को दो तरह से बदला। विज्ञान में उन्होंने परमाणु के भीतर छिपी सिमेट्री की भाषा को दुनिया के सामने रखा। राजनीति और समाज में उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक खोजें कितनी जल्दी युद्ध या शांति दोनों के औजार बन सकती हैं। तीसरे वैज्ञानिक हैं एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम के जनक। 1908 में हंगरी के बुडपोस्ट में जन्मे एडवर्ड टेलर बचपन से बेहद ही तेज दिमाग और गहरी जिज्ञासा रखते थे। बचपन में एक हादसे में उनका पैर पूरी तरह घायल हुआ, लेकिन इस दर्द ने उन्हें और ज्यादा जिद्दी बना दिया, मानो जीवन ने कह दिया हो, अगर चलना मुश्किल है तो उड़ना सीखो। उन्होंने जर्मनी में फिजिक्स की स्टडी की, जहां क्वांटम मैकेनिक्स अपने सुनहरे दौर में थी। 1930 के दशक में नाजी सत्ता के उभार ने उन्हें अमेरिका पहुंचा दिया। वहीं उन्होंने खुद को परमाणु युग के सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरों में से एक बना लिया। दूसरे वर्ल्ड वार में टेलर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया, लेकिन उनका ध्यान जल्दी ही एक और बड़े और अधिक विध्वंसक हथियार पर चला गया, हाइड्रोजन बम। यह बम परमाणु बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। टेलर की प्रेरणा सिर्फ वैज्ञानिक चुनौती नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ के संभावित खतरों का डर भी था। उन्होंने कहा था, इन द लॉन्ग रन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी डू इन डिफेंस, नॉट अटैक। टेलर सिर्फ लैब में नहीं रहते थे, वे वॉशिंगटन के गलियारों में भी उतने ही एक्टिव थे। उन्होंने अमेरिकी सरकार को लगातार ये समझाने की कोशिश की कि परमाणु हथियारों में बढ़त बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे वे कई वैज्ञानिकों के विरोधी बन गए, खासतौर पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के, जिनसे उनका टकराव अमेरिकी विज्ञान इतिहास का सबसे चर्चित विवाद बन गया। टेलर की रुचि सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, लेजर टेक्नोलॉजी और बाद में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव स्टार वॉर्स प्रोग्राम में भी योगदान दिया। उनका मानना था कि विज्ञान का इस्तेमाल रक्षात्मक ढाल बनाने में होना चाहिए, ताकि हथियारों का प्रयोग कभी करना ही ना पड़े। एडवर्ड टेलर ने 20वीं सदी को ऐसे समय में आकार दिया जब विज्ञान, राजनीति और नैतिकता की रेखाएं धुंधली हो रही थी। उनके समर्थक उन्हें अमेरिकाज डिफेंस जीनियस कहते हैं। आलोचक उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिन्होंने हथियारों की दौड़ को तेज कर दिया। फोर्थ वैज्ञानिक हैं जॉन वॉन न्यूमैन, गणना का उस्ताद और युद्ध का रणनीतिकार। 1903 की एक सर्द सुबह बदपोस्त के एक समृद्ध लेकिन सादगी प्रिय यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। जानोस लायोस नाइमॉन परिवार में उसे प्यार से जेंक्सी कहते थे। 4 साल की उम्र में वह हंगेरियन और जर्मन दोनों में निपुण हो गया। 5 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे गेंद खेलते थे, तब वह 8 अंकों का भाग अपने दिमाग में करके दिखाता था। उसकी याददाश्त इतनी अद्भुत थी कि वो एक बार पढ़ी किताब को सालों बाद शब्दशः सुना सकता था। गणित का उफान और यूरोप की उथल पुथल। युवा न्यूमैन ने बर्लिन, ज्यूरिख, बुडपोस्ट में गणित, फिजिक्स, रसायन विज्ञान की पढ़ाई की। इस दौरान यूरोप राजनीतिक तूफानों से गुजर रहा था। पहला वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था और नाजीवाद का साया तेजी से फैल रहा था। 1930 में वो अमेरिका पहुंचे, प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में नियुक्त हो गए। यहाँ उनके पड़ोसी कार्यालय में अल्बर्ट आइंस्टीन और कॉर्ड गोडेल जैसे लोग बैठते थे। 1944 में जब दुनिया दूसरे वर्ल्ड वार में डूबी थी, न्यूमैन ने गणित को एक नया आयाम दिया, गेम थ्योरी। ये विचार था कि निर्णय लेने और रणनीति बनाने को गणितीय मॉडल में बदला जा सकता है। युद्ध में ये सिद्धांत बताता है कि दुश्मन और हम दोनों के फैसले एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। अर्थशास्त्र में इसने सौदेबाजी, प्रतिस्पर्धा, सहयोग को नए तरीके से समझा। गेम थ्योरी ने युद्ध को नई भाषा दे दी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उन्होंने विस्फोटक डिजाइन के लिए गणितीय मॉडल दिए, जिससे नागासाकी और हिरोशिमा के बमों की इम्प्लोजन मैकेनिज्म को सटीक बनाया जा सका। युद्ध के बाद ठंडी जंग के दौरान वे पेंटागन के सलाहकार बने और परमाणु
रणनीति में उनको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत बेहद प्रभावी लेकिन भयावह रणनीति साबित हुआ। वे कहा करते थे, विद न्यूक्लियर वेपन्स पीस इज ए डेलिकेट बैलेंस ऑफ टेरर। न्यूमैन का असली चमत्कार शायद युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि लेबोरेटरी में हुआ। उन्होंने ये डिजाइन दिया कि एक कंप्यूटर के प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में रह सकते हैं। यह वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आज भी दुनिया के लगभग हर कंप्यूटर की नींव है। यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत थी। उनकी जिंदगी में यह विडंबना थी कि वे एक तरफ विज्ञान को युद्ध में इस्तेमाल करते थे, दूसरी तरफ मशीनों को इंसान के काम में सहायक बनाने के सपने देखते थे। 1975 में कैंसर से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस समय तक वे विज्ञान, रणनीति और तकनीक इन तीनों में अमिट छाप छोड़ चुके थे। फिफ्थ वैज्ञानिक हैं लियो सिजलर। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सितंबर 1933, लंदन की धुंधली सुबह। लियो सिजलर हंगरी से निकला हुआ एक बौद्धिक शरणार्थी एक बरसाती कोट में साउथम्पटन रो पर पैदल चल रहा था। पिछली रात उसने समाचारों में सुना था कि वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज निकाला है और कोई अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु के ऊर्जा स्रोत को बकवास बता रहा था। सिजलर के मन में जिद थी, अगर रदरफोर्ड ने कहा है कि ये असंभव है तो इसका मतलब ये जरूर संभव है। अचानक सड़क पार करते हुए बिजली जैसी सोच आई, अगर न्यूट्रॉन किसी परमाणु को तोड़े और उससे दो न्यूट्रॉन अचानक निकले तो भी एक दूसरे परमाणु को तोड़ सकते हैं और सिलसिला चलता रह सकता है। एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया। 1930 के दशक में हिटलर की छाया यूरोप पर लंबी होती जा रही थी। सिजलर जानता था, अगर जर्मनी ने परमाणु बम बना लिया तो यह सभ्यता का अंत होगा। 1939 में उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को एक पत्र का मसौदा दिया। आइंस्टीन के हस्ताक्षर के साथ यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक पहुंचा। यह आइंस्टीन सिजलर लेटर था। इतिहास में वो पल जब एक चेतावनी ने अमेरिका को परमाणु हथियारों की दौड़ में धकेल दिया। यही पत्र मैनहट्टन प्रोजेक्ट की चिंगारी भी बना। सिजलर ने बम के वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खत्म होने को आया उनका दिल बदल गया। उन्होंने वैज्ञानिकों से याचिकाएं लिखवाई, जापान पर परमाणु बम न गिरा जाए। ट्रूमैन को भेजी गई उनकी याचिका आज भी एक नैतिक दस्तावेज के रूप में पढ़ी जाती है। उनका दर्द इन शब्दों में झलकता था, In creating this weapon, we have created a monster that may destroy not only cities but the soul of man. युद्ध के बाद सिजलर ने भौतिकी छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पुगवास कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों पर वैज्ञानिकों को एक साथ लाकर परमाणु हथियारों के नियंत्रण की दिशा में काम दिया। दिलचस्प बात यह है कि बाद में उन्होंने बायोलॉजी की तरफ रुख किया, कैंसर रिसर्च में योगदान दिया, मानो अपने पूर्व वैज्ञानिक पाप का वो प्रायश्चित कर रहे हों। 20वीं इतिहास में परमाणु युग की शुरुआत के सूत्रधार, नैतिकता में बम का विरोध करने वाले सबसे मुखर वैज्ञानिक। लियो सिजलर की कहानी ये याद दिलाती है कि कभी-कभी इंसान दो युगों का हिस्सा बनता है, एक जो भविष्य को जन्म देता है और दूसरा जो उसी भविष्य को बचाने की कोशिश करता है। ये कोई साधारण जीवनी नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय संग्रह है जिसमें इन वैज्ञानिकों के स्वयं के उद्धरण, विचार और जीवन पर आधारित कमेंट्री शामिल है। विषय केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसमें राजनीति, धर्म, मानव स्वभाव, एनवायरनमेंट और भविष्य के दृष्टिकोण जैसे कई पहलू शामिल हैं। ये पांचों व्यक्ति एक ही समय में एक ही अद्वितीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए, यहूदी हंगेरियन पृष्ठभूमि, जो बाद में ज्यादतियों के विरोध में अमेरिका पलायन हो गई। इन वैज्ञानिकों ने न केवल परमाणु और हवाई विज्ञान में क्रांति लाई, बल्कि कंप्यूटर युग की नींव रखी और साथ ही वैश्विक राजनीति और सुरक्षा को भी एक नया आकार दिया। पुस्तक में उनके विचार वाक समूह प्रस्तुत हैं जो प्रेरणादायक और मजेदार हैं, कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, जो पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समीक्षकों के अनुसार ये पुस्तक इतिहास, विज्ञान, जीवन दर्शन के समृद्ध संयोजन की प्रतिष्ठित मिसाल है और हर वैज्ञानिक के लिए पठनीय है। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं
एक नई पुस्तक और एक नए विचार के साथ। आप देख रहे थे बुक बाज और मैं हूं आर्यन।